नमस्ते, मैं जानकी हूँ। फिल्म की शुरुआत सोलर सिस्टम के बीच से होती है, जहाँ सूरज एक विशाल ज्वाला उगलता है जो अन्य प्लैनेट्स की ओर बढ़ने लगती है। इसी बीच टर्की में आमन अपनी नाव पर है और डाइवर के रूप में अपने काम का आनंद ले रहा है। कुछ घंटे तैरने के बाद वह अपनी पूर्व प्रेमिका दफने से मिलता है, जो उसे एरेबस ट्रेंच की डीप सी वॉयज पर शामिल होने के लिए कहने आई है। जब वह यल्क इनकॉर्पोरेटेड का जिक्र करती है, जो उसके पिता की कंपनी है, तो आमिन को यह पसंद नहीं आता और उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। दफने उसे कम से कम इसके बारे में सोचने का प्रॉमिस दिलाती है। शाम को सोलर फ्लेयर एक सैटेलाइट को नष्ट कर देता है। फ्लेयर तेज स्पीड से बढ़ रहा है और मर्करी के पास पहुंच जाता है, जिसे टर्की की कैपिटला में एक एयरबेस में चेलिक द्वारा देखा जाता है। वह तुरंत इसे अपने कमांडर को दिखाती है, जो कहता है कि वह अपने सुपीरियर्स को बताएगा और उसे क्वाइट रहने के लिए कहता है। अगली सुबह आमिन के दरवाजे के नीचे एक मिस्टीरियस फाइल रखी होती है, इसलिए वह दफने से मिलने के लिए दौड़ता है। वह उसे अपने नए फियांसे केनन के साथ पाता है, जिससे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। आमिन मिशन के बारे में और डिटेल्स मांगता है, तो दफने उसे कुछ मैप्स दिखाती है और समझाती है कि उसके पिता फ्यूल की तलाश में हैं। एक ऐसी लोकेशन है जो 100 साल से नहीं देखी गई है और अब फिर से मिल गई है, जिससे आमिन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वहां उसे सुरिल सेवाग्लिया मिलेगा, एक ब्लैक कोरल जो उसे हमेशा से चाहिए था लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाया। आमिन जाने के लिए अग्री करता है और शाम को वह बाकी क्रू में शामिल हो जाता है। दफने की असिस्टेंट रा, मरीन बायोलॉजिस्ट कैम और ओशनोग्राफर फीलिक्स को देखकर खुश होता है। हालांकि आमिन अपसेट हो जाता है जब वह देखता है कि केनन भी आ रहा है और क्योंकि उसे अपने पिता का कॉल आता है, जिस पर उसे विश्वास नहीं होता कि वह उसकी परवाह करते हैं। एयरबेस में चेलिक हायरअप्स की मीटिंग सुनती है और जानती है कि अर्थ पर डेंजरस गैमा रेस आ रही हैं, जिसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी के पास प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। बाद में घर पर चेलिक अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे थर्सडे से पहले अंडरग्राउंड छिपने के लिए कहती है। दुर्भाग्य से उसके बॉसेस उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और उसके घर सोल्जर्स भेजते हैं। चेलिक उन्हें देखती है और तुरंत कुछ फर्नीचर से डोर बंद कर देती है ताकि वह बैग से एस्केप कर सके, अपना फोन छोड़कर। जब तक सोल्जर्स अंदर आते हैं, चेलिक दूर जा चुकी होती है। समुद्र में दफने ट्रेंच पर पहुंचने से पहले एक प्रीलिमिनरी डाइव लगाने का फैसला करती है ताकि उनकी सबमरीन का टेस्ट किया जा सके, इसलिए हर कोई उसके साथ जाता है, जबकि केनन और कैप्टन नाव पर रहते हैं। जाने से पहले कैप्टन कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि एशिया में समुद्र में कुछ रॉन्ग है, लेकिन इसे वोल्केनिक एरप्शन का दोष दिया जाता है, इसलिए ग्रुप वैसे भी चला जाता है। वे कुछ घंटे पानी के नीचे रहते हैं, जब अचानक आमिन को लाइट की एक फ्लैश दिखाई देती है, जो स्ट्रेंज है क्योंकि इस एरिया में सब कुछ पिच ब्लैक होना चाहिए। वे सरफेस पर वापस आते हैं, लेकिन नाव पर कोई भी रेडियो का जवाब नहीं दे रहा होता है। फिर वे नाव की सर्च करते हैं और उसे पूरी तरह से एम्प्टी पाते हैं। एक लैपटॉप पर उन्हें कैनन द्वारा छोड़ा गया एक वीडियो मिलता है, जिसमें वह एक्सप्लेन करता है कि उन्हें एशिया से एक मैसेज मिला है कि सन उगते ही सबको मार रहा है, इसलिए वह और अन्य लोग कोस्ट टाउन में एक शेल्टर की तलाश में चले गए हैं। ग्रुप उसी बंकर में जाने के लिए अग्री करता है, लेकिन पहले उन्हें सबमरीन को चार्ज करने के लिए शोर पर वापस जाना होगा। ट्रिप के दौरान वे रडार पर कुछ देखते हैं जो क्लोजर आ रहा है। जब वे अंत में लैंड पर कदम रखते हैं, तो पूरा एरिया एम्प्टी मिलता है और पावर नहीं है। उसी समय वे एक ह्यूज मिलिट्री सबमरीन को सरफेस पर आते देखते हैं, जिसका नाम यकमो S-245 है। नेवी ट्रूप्स बाहर आते हैं और पावर और फोन सिग्नल की कमी से कंफ्यूज्ड होते हैं। आमिन कमांडर आरिन को बताता है कि वे जो जानते हैं और केनन से एक सैटेलाइट वीडियो मैसेज प्राप्त करता है, जिसमें स्ट्रीट्स पर लोगों में पैनिक फैलती दिखाई देती है। सोनरीसे में लगभग 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए आरिन और उसके सेकंड इन कमांड उमट सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें केनन द्वारा बताए गए शेल्टर को फाइंड करने का ऑर्डर देते हैं। फीलिक्स और कैम सबमरीन से कुछ टूल्स लेते हैं और एक कार में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को फिक्स करने की उम्मीद में निकल जाते हैं। दफने और आमिन राना को वहीं वेट करने के लिए कहते हैं, जबकि वे सर्च में शामिल होते हैं, और जैसे ही वे दूसरी कार में बैठते हैं, उमट भी उनके साथ जुड़ जाता है। कुछ ही देर बाद डॉक्स पर एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। राना डर से रोने लगती है, इसलिए ऑफिसर योना उसे कंफर्ट देता है। इसी बीच फीलिक्स और कैम आखिरकार इलेक्ट्रिक टावर्स को ढूंढ लेते हैं,
जगह एक अबैंडन मेस है जहां इलेक्ट्रिकल वायर्स जल चुके हैं और स्पार्क्स निकल रही हैं, लेकिन वे फिर भी ट्राई करने का फैसला करते हैं। कैम कांप रहा है और कंसंट्रेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह जल्द ही उसकी जेब से गिरने वाले एक बैग से स्पष्ट हो जाती है। पता चलता है कि वह इलीगल अपर्स ले रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि फीलिक्स रिपेयर्स का काम संभाल ले। आर्मिन का ग्रुप कोस्ट टाउन पहुंचता है, केवल फायर और ग्राउंड पर पड़े बॉडीज को पाता है। वे सभी डेड हैं और ऐसे लगते हैं जैसे उनके अंदर से जल चुके हैं। केनन के वीडियो का फॉलो करते हुए ग्रुप चर्च में एंटर करता है, जो बॉडीज से भरा हुआ है। जल्द ही ऑफिसर्स आते हैं और टाउन की सर्च करने लगते हैं। हर कॉर्नर में बॉडीज मिलते हैं। अचानक ऑफिसर बिश बीमार महसूस करने लगता है और उल्टी कर देता है। आमिन को एक कार में कुछ थर्मल बाइनोक्यूलर्स मिलती है और वह पूरे एरिया को देखता है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती है, जिसका मतलब है कि कोई सर्वाइवर्स नहीं बचा है। उसी समय ऑफिसर्स को सूचित किया जाता है कि उन्हें एक बैंक वॉल्ट में एक पर्सन मिला है। तीनों वहां पहुंचते हैं और उस पर्सन को एंशिएंट ग्रीक में बड़बड़ाते हुए पाते हैं। आमिन उस लैंग्वेज को बोल सकता है और उससे बात करता है, यह जानकर कि वह इसलिए बच गया क्योंकि वह अंडरग्राउंड था और वह जगह लीड से बनी थी। वह पर्सन यह भी कहता रहता है कि सब रॉन्ग है। एक मेडिकल ऑफिसर कहता है कि उस पर्सन के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है और वीक रेस्पिरेशन है, इसलिए उमट उसे शूट कर देता है। आमिन गुस्से में उमट पर चिल्लाता है, जो बस कहता है कि उसने मर्सी से ऐसा किया। ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि वे डॉक्स पर वापस जाएं और सबमरीन में हाइड करें। दफने अभी भी केनन को फाइंड करना चाहती है, इसलिए उमट उसे 30 मिनट्स का टाइम देता है कि वह डॉक्स पर वापस आ जाए, सबमरीन के अंडर वाटर जाने से पहले। बैंक में कुछ ऑफिसर्स जाने से पहले मनी के कुछ बैग्स लेने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि ओनर्स डेड है। इससे तुरंत फाइट छिड़ जाता है। उसी समय फीलिक्स पावर वापस लाता है, जिससे बैंक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ऑफिसर्स अंदर फंस जाते हैं। बाहर एक ऑफिसर उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर बंद हो रहा होता है, इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। डॉक्स पर फीलिक्स और कैम सेफली वापस आ जाते हैं। राना ऑनलाइन चेक करती है और जानती है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह इंसिडेंट सन के पोलैरिटी में चेंज का रिजल्ट है। यह चेंज हर 11 साल में होता है, लेकिन इस बार यह यूजुअल से स्ट्रॉन्गर था और उन जायंट गैमा रेस को बाहर निकालने का कारण बना। कोस्ट टाउन में स्पीकर से एक इवैक्यूएशन सिग्नल बजने लगता है, जो ताकि में एक शेल्टर का जिक्र करता है। दफने और आमिन तुरंत वहां जाते हैं, केवल शेल्टर को बॉडी से भरा पाते हैं, जिसमें केनन भी शामिल है। आमिन केनन का फोन लेता है और लास्ट वीडियो देखता है, जो दिखाता है कि शेल्टर में सभी लोग एक ही समय में इंटरनली कॉम्बस्ट हो गए थे। टूट जाती है, लेकिन ग्रीफ मनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि सन निकलने वाला है। दोनों जितनी तेजी से कार चलाते हैं और डॉक्स पर पहुंचते हैं, जहां सबमरीन जाने वाली होती है। उमद उन्हें देखता है, लेकिन वह हैच बंद कर देता है। आर्मैड सबमरीन पर कूदता है और जोर जोर से पीटने लगता है, ताकि उसके दोस्त उसे सुन सकें। योना हैच खोल देती है। आखिरकार सबमरीन सभी को लेकर सुरक्षित निकल जाती है। उमद आर्मिन को बताता है कि उसने कई लोग खो दिए हैं, क्योंकि वे और डियोन एक घोस्ट के पीछे भाग रहे थे, इसलिए वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कई घंटे बीत जाते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से कोई अपडेट नहीं मिलता, जिससे माहौल काफी डिप्रेसिंग हो जाता है। बिश की हालत खराब होती जा रही है और उसे अपनी मदर का इल्यूजन होता है। इसी बीच आर्मिन और उसके फ्रेंड्स को सबमरीन का टूर कराया जाता है और रूल सिखाए जाते हैं। अचानक एक अलार्म बजता है क्योंकि हाइड्रोलिक्स डैमेज हो जाते हैं। सबमरीन हिलने लगती है और सपोर्ट सिस्टम्स काम करने लगते हैं। उनका इंजीनियर बैंक में मर गया था, लेकिन शुक्र है कि आर्मिन प्रॉब्लम को फिक्स करने में सक्सेसफुल होता है। आर्यन इम्प्रेस होता है और आर्मिन का नॉलेज टेस्ट करने के बाद उसे नया चीफ इंजीनियर बना देता है। उमद खुश नहीं होता और आर्मिन को वार्न करता है कि अगर उसने मिस्टेक की तो वह उसे खत्म कर देगा। ऑफिसर एल्टन भी खुश नहीं होता और आर्मिन को याद दिलाता है कि उसका यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। बाकी ग्रुप को क्लीनिंग का काम सौंपा जाता है और फेलिक्स कहता है कि यह उनकी नई नॉर्मल लाइफ है, क्योंकि उसे शक है कि वे सरफेस पर वापस जा पाएंगे। अचानक एल्टन और दूसरे ऑफिसर्स फेलिक्स को पुश कर देते हैं और केम की नेक पकड़कर उसे हर्ट करते हैं, क्योंकि वे उसे अपने साथियों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं।
उसे ह्यूमिलिएट करने के बाद वे केम को छोड़ देते हैं और ग्रुप को क्लीनिंग करने के लिए कहते हैं। उमुद दूर से सब कुछ देखता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। डियोन आर्मिन को बताता है कि क्या हुआ, लेकिन आर्मिन कहता है कि उन्हें साथ खेलना होगा, नहीं तो ऑफिसर्स का बिहेवियर और खराब हो जाएगा। गुस्से में डियोन यह इंसिडेंट अरोन को भी बताने जाता है, लेकिन अरोन कहता है कि उसके सोल्जर्स अच्छे हैं और उसकी सुपरविजन में कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी बीच बिश को और इल्यूजन्स होते हैं और वह यहाँ तक दावा करता है कि उसने वेंट्स में किसी को क्रॉल करते देखा है, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता। जल्द ही ऑफिसर्स को पता चलता है कि कुछ फूड कैन्स गायब हैं, इसलिए एल्टन डियोन का सामना करता है, लेकिन योना उसकी प्रोटेक्शन लेती है। एल्टन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोल्जर्स को इकट्ठा करके कहता है कि आर्मेन के ग्रुप ने चोरी की है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। आर्मेन आता है और एक पावरफुल स्पीच देता है कि उन सभी ने अपने लव्ड वंस को खो दिया है और लड़ने के बजाय उन्हें मिलकर सरवाइव करने के लिए काम करना चाहिए। उसी पल फेलिक्स नोटिस करता है कि बरिश के पास एक ग्रेनेड है और तुरंत दूसरों को बताने के लिए दौड़ता है। जबकि सिविलियंस पीछे रहते हैं, अरोन और ऑफिसर्स बिश को देखने जाते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि वह बहुत दूर जा चुका है। वह कुछ लोगों के बारे में बकबक करने लगता है जिन्हें प्यूरिफाई करने की जरूरत है और कहता है कि अर्थ को फिर से उठना होगा और कुछ अपकमिंग एपोक्लिप्स का जिक्र करता है। यह समझते हुए कि क्या होने वाला है, अरोन टाइम पर डोर बंद कर देता है। बरिश ग्रेनेड एक्सप्लोड कर देता है और अरोन के साथ मर जाता है। अलार्म तुरंत बजने लगते हैं और सबमरीन में कई जगह से वाटर लीक होने लगता है, जिससे प्रेशर के कारण यह किसी भी पल ब्लास्ट हो सकती है। सोल्जर्स आर्मेन के साथ मिलकर डैमेज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। केम का माइंड अनस्टेबल होने लगता है और एल्टन उसे डांटता है और नेक पकड़ लेता है। फेलिक्स तुरंत उसे पुश करके अलग करता है। आखिरकार ग्रुप लीक को अंदर से फिक्स करने की कोशिश छोड़ देता है। उनके पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है, बाहर स्विम करके सबमरीन को बाहर से सील करना। डियोन कहती है कि इस डेप्थ में यह बहुत डेंजरस है, लेकिन आर्मेन उसे याद दिलाता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। प्राइवेट में योना रोती है क्योंकि अरोन उसका फादर निकलता है। उमुद उसे रोकता है और आर्मेन के साथ बाहर स्विम करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि सबमरीन में केवल उसे ही हेल्प करने का नॉलेज है। सूट पहनकर और स्पेशल इक्विपमेंट लेकर दोनों डीप सी की डार्क डेप्थ में स्विम करते हैं और लीक ढूंढते हैं। जब वे काम कर रहे होते हैं, योना अचानक एक एंग्लरफिश से टकराती है, जो उसे पीछे पुश कर देती है और वह सबमरीन का लोकेशन भूल जाती है। अंदर लाइट्स चली जाती हैं, क्योंकि स्विचबोर्ड ऑफलाइन हो जाता है, इसलिए उन्हें बैकअप पावर एक्टिवेट करनी पड़ती है। जब ऑफिसर्स मैन पावर सोर्स को फिक्स करने में लगे होते हैं, आर्मेन लीक को सील करता है और योना को ढूंढता है। वे टाइम पर सबमरीन में वापस आ जाते हैं। कुछ मिनट बाद उमुद नया कमांडर बन जाता है और योना उसकी सेकंड इन कमांड। उमुद अनाउंस करता है कि वे तुर्की के एंडरून नेवल बेस पर जाएंगे। अगले कुछ घंटों में हर कोई पेशेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। फेलिक्स केम पर नजर रखता है, जो अपनी एडिक्शन के कारण विथड्रॉल सिम्पटम से गुजर रहा है। आखिरकार सबमरीन बेस पर पहुंचती है और उन्हें बाहर खाली पुलिस कार्स दिखती हैं। ऑफिसर्स पूरे एरिया की सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज मिलती हैं। सोल्जर्स उन्हें ट्रेडिशनल मिलिट्री सेरेमनी के साथ बरी करते हैं। उमुद ग्रेव में बॉडीज के बीच एक गर्ल को देखता है, जिसका मतलब है कि उसे भी इल्यूजन हो रहा है। एक ऑफिसर उसे वापस लाता है और बताता है कि उन्होंने न्यूज देखी है और पता चला है कि हर जगह फायर लगी हुई है। केम स्मोकिंग करने जाता है और दूर से सिटी को फायर में देखता है, जिससे उसकी होप टूटने लगती है। बाद में योना सबमरीन में अरोन की पिक्चर लगाती है और बाकी लोग फाइनल सैल्यूट देते हैं। आर्मेन और कुछ ऑफिसर्स लीक को और सिक्योर करने के लिए काम करते हैं, जबकि उमुद बाकी लोगों को बेस में फूड और मेडिसिन ढूंढने भेजता है। बेस की किचन में एल्टन कुछ फूड टेस्ट करता है और कहता है कि सब कुछ टेस्टलेस है। शैडो में कुछ मूवमेंट होती है और जब एल्टन और योना एक साउंड सुनते हैं तो वे चेक करने जाते हैं। योना नोटिस करती है कि जो बैग उसने काउंटर पर छोड़ा था वह अब गायब है। वे एक ब्रोकन कैन ढूंढते हैं और मान लेते हैं कि वह फट गया होगा। पनडुब्बी में फेलिक्स को एक आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने जाता है। उसे एक छोड़ा हुआ टॉर्च मिलता है और अचानक एक मिस्टीरियस वुमन उसे पुश करके भाग जाती है।
यह महिला चेलिक होती है। उसे पकड़कर सबमरीन में हथकड़ी लगा दी जाती है। बिश की बात याद करते हुए फेलिक्स इधर उधर देखता है और वेंट्स में खाली डिब्बे पाता है। इससे कंफर्म होता है कि चेलिक शुरू से ही चोरी छिपे घूम रही थी और खाने का सामान उड़ा रही थी। उमुद उसे चिल्लाकर जवाब मांगता है और उसे जबरदस्ती बुलवाने ही वाला होता है। तभी फेलिक्स को वेंट्स में उसका यूनिफॉर्म मिलता है। वो उसे लाकर दिखाता है तो चेलिक फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और बताती है कि उसने अपने बॉस को सोलर फ्लेयर की चर्चा करते सुना था, इसलिए वो छुपने के लिए यहाँ आई। वेंट्स में छिपकर उसने सबकी पर्सनैलिटी ऑब्जर्व की और ये भी देखा कि योना ने डाइविंग मिशन को लगभग फेल कर दिया था। फिर वो बताती है कि एआर शायद गद्दार हो सकता है, क्योंकि वो सबमरीन से बाहर किसी से चुपके चुपके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। योना और उमुद तेजी से अरिन के क्वार्टर्स में जाते हैं और वहां एक हिडन कंपार्टमेंट में कमांडर की लॉगबुक पाते हैं। उसमें अरमन के ग्रुप के सबके नाम लिखे होते हैं, लेकिन नो अफिलिएशन लिखा होता है, सिवाय डी के नाम के, जहां सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। दोनों ये लिस्ट चेलिक को दिखाते हैं तो वो कहती है कि डी पर नजर रखो और उसे कुछ भी शक मत होने दो। उधर डी चोरी छिपे नेवल बेस में घुसकर सैटेलाइट फोन से कंप्यूटर्स कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। इसी बीच उमुद को पता चलता है कि दो अफसर बीमार पड़ गए हैं और अरमन को समझ आता है कि ये दोनों ग्रेव डिगर्स थे। वो किम से कंसल्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है। किम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है और पता चलता है कि बेस से लाया हुआ खाना पेपर जैसा टेस्ट कर रहा है, जबकि सबमरीन में रखा पुराना खाना ठीक है। किम कंक्लूड करता है कि सूरज की रेडिएशन ने कार्बन स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है, जिससे सारा खाना बेकार हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का ठीक ठाक खाना बचा है। किम कहता है कि ताजा खाना और बैग में पैक चीजें खराब हो चुकी हैं, लेकिन टिन के डिब्बों में रखा खाना शायद बचा हो। उमुद हर कोने में डिब्बाबंद खाना खोजने के लिए लोगों को भेजता है और फिर चेलिक को रिहा करने का फैसला करता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो उनकी हेल्प करेगी। चेलिक बेस के कंप्यूटर्स को एक्सेस करती है और एक स्पेनिश मैसेज सुनती है। उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, लेकिन जो लाइन उसे समझ आती है वो है, भगवान हम सबकी रक्षा करे। फिर चेलिक डी की फाइल को हैक करती है और पता चलता है कि उसने नाटो के लिए डीप सी हैबिटेट्स पर रिसर्च की थी। यानी उसे पहले से पता था कि सूरज के साथ कोई बड़ी दिक्कत होने वाली थी। इस बीच योना डी से दोस्ती करने की कोशिश करती है ताकि उससे कुछ और जान सके, लेकिन डी को शक हो जाता है और वो बातचीत बीच में ही काट देती है। तभी ग्रुप आसमान में एक प्लेन देखता है और चेलिक बेस के कंप्यूटर से उसे ट्रैक करने लगती है। रेडियो पर रूसी लोग स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उमुद नोटिस करता है कि अरमन कुछ नंबर लिख रहा है। उधर अरमन का ग्रुप टाउन में डिब्बाबंद खाना ढूंढता है, लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो भी खराब हो चुका है। पूरी टीम कंप्यूटर रूम में इकट्ठा होती है, जहां चेलिक प्लेन को ट्रैक कर रही होती है। अरमन कहता है कि वो लोग सूरज से बचने के लिए वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं और हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। मगर उमुद को शक होता है कि वो दुश्मन हो सकते हैं और धमकी देता है कि अगर किसी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो प्लेन को उड़ा देगा। सबमरीन रवाना होने वाली होती है, लेकिन किम पीछे रहने का फैसला करता है। उसकी एडिक्शन उसे अंदर से खा रही होती है और डी भी उसे रोक नहीं पाती। सूरज उगने के बाद किम अकेले लहरों की तरफ बढ़ता है और अंत का इंतजार करता है। रात होते ही सबमरीन वापस आती है और किनारे पर किम की लाश मिलती है। सब उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इधर चेलिक कंप्यूटर पर फिर काम करती है और देखती है कि प्लेन बुल्गारिया में लैंड कर चुका है। वहां कुछ डैम्स हैं, तो ग्रुप को लगता है कि वहां शायद नाटो का अंडरवाटर बंकर हो सकता है। तभी एक और स्पेनिश मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि सर्वाइवर्स हियन माइन स्पेन में आ सकते हैं और कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। उमुद सबको बुलाकर अनाउंस करता है कि वो बुल्गारिया जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री बंकर माइन से ज्यादा सेफ रहेगा। डी को लगता है कि उमुद एक तानाशाह बन रहा है, जो सबके लिए खुद ही फैसले ले रहा है। वो इस बात से भी डरती है कि सबमरीन में इतने हथियार आ गए हैं। रास्ते में उमुद फिर से अरिन की लॉगबुक चेक करता है और उसमें एक छुपा हुआ कोड मिलता है। वो इसे कंप्यूटर में डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ लोग नॉर्वे जा रहे हैं।
उमुद बिना किसी को बताए ऑल्टन को दिशा बदलने का ऑर्डर दे देता है। डी छुपकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है, लेकिन जब अरमान आता है तो जल्दी से बंद कर देती है। अरमान उसे बर्थडे विश करता है और फिर दोनों के बीच चीजें नॉटी हो जाती हैं। तभी अचानक एक धमाका होता है और सबमरीन में अलार्म बज उठता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन उमुद अनाउंस करता है कि ये बस एक टेस्ट था और अलार्म बंद कर देता है। फिर वो झूठ बोलता है कि बुल्गारिया के खाने के भंडार खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें नॉर्वे जाना चाहिए। किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन ऑल्टन कहता है कि उसने भी यही सुना था। इसके बाद उमुद डूम्सडे वॉल्ट के बारे में बताता है। ये एक जगह है जहां दुनिया भर के बीजों को स्टोर किया गया है ताकि किसी ग्लोबल डिजास्टर के वक्त खेती शुरू की जा सके। अरमान और फेलिक्स मानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। मगर डी कहती है कि स्पेन जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बीजों से फसल उगाने में बहुत टाइम लगेगा और उनके पास इतना वक्त नहीं है। अंत में ग्रुप स्पेन पहुंचता है और बंदूकों के साथ आगे बढ़ता है। स्पीकर से वही मैसेज आता है जो रेडियो पर सुना था। इस दौरान चेलिक डी के लैपटॉप को ट्रैक करती है और ऑल्टन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार चेलिक उसे बेहोश कर देती है। फिर वो डी के मैसेज चेक करती है और देखती है कि डी को चुप रहने और किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे फ्लेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग खदान तक पहुंचते हैं और पता चलता है कि लिफ्ट सिर्फ 5 लोगों को ले जा सकती है, इसलिए ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है। उनके आने की सिक्योरिटी कैमरों पर रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही वो उतरते हैं, एंट्रेंस पर मौजूद ग्रुप लिफ्ट को दोबारा नहीं बुला पाता। खदान की सुरंगों में एक सर्वाइवर बाहर आता है और एक ऑफिसर को बंधक बना लेता है। आर्मिन उसे समझाने की कोशिश करता है। अचानक और सर्वाइवर बाहर आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, यह बताते हुए कि वे सभी नाबालिग हैं। पता चलता है कि उन्होंने एक फेक मैसेज भेजा था, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ मदद मांगी होती तो कोई नहीं आता। आर्मिन अब भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन उमुद तुरंत गोली चलाने लगता है। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है और बंधक मारा जाता है। एंट्रेंस पर फेलिक्स कंट्रोल रूम ढूंढता है और पता चलता है कि किसी ने लिफ्ट के तार काट दिए हैं, इसलिए उसे ठीक करने में समय लगेगा। गोलियों की आवाज सुनकर योना दस्ताने पहनती है और लिफ्ट के केबल से नीचे स्लाइड करने का फैसला करती है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है और दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, डीन एक सुरंग में भागती है और कटेफटे शवों का ढेर देखती है। पता चलता है कि माइनर्स असल में नरभक्षी हैं और उन्होंने उन सर्वाइवर्स को खाया है जो उनके मैसेज पर आए थे। एक व्यक्ति उसके पीछे आता है, इसलिए डीन शवों के बीच छिप जाती है और लाइट बल्ब तोड़ देती है। एक मरते हुए आदमी का मुंह बंद करके उसे चुप कराती है। फ्लैशलाइट की रोशनी उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वो योना होती है। एक बेताब डीन सर्वाइवर को छोड़ना चाहती है और शोर सुनकर एक नाबालिग उस कमरे की ओर बढ़ता है। फेलिक्स और रा कैमरों पर सब कुछ देख रहे होते हैं, इसलिए वे रेडियो से उन्हें चेतावनी देते हैं। औरतें समय रहते रिएक्ट करती हैं और संघर्ष के बाद वे उस आदमी को मारने के लिए उसकी छाती में छुरा घोंप देती हैं। मुख्य कमरे में उमुद लगभग मारा जाता है, लेकिन वह समय रहते अपनी बंदूक वापस पकड़ लेता है और अपने हमलावर को मार देता है। फिर वह चारों ओर गोलियां चलाता है और बाकी माइनर्स को भगा देता है, जिससे आर्मिन बच जाता है जो पहले ही हार मान चुका था। बाद में सभी लिफ्ट के पास इकट्ठा होते हैं, लेकिन फेलिक्स उन्हें बताता है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता। कम से कम वे दरवाजा बंद करके माइनर्स को अंदर आने से रोक सकते हैं। आर्मिन चारों ओर देखता है और एक और कमरा ढूंढता है जहां एक कंट्रोल है जो लिफ्ट को एक्टिवेट करता है। वह उस पर एक कुदाल रख देता है ताकि वह दबा रहे। फिर वह बाहर निकलकर लिफ्ट को पकड़ लेता है जैसे ही वह ऊपर जाने लगती है। माइनर्स दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और लिफ्ट के वापस आने का इंतजार करते हैं ताकि वे पीछा जारी रख सकें। ग्रुप कारों की ओर भागता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। हालांकि डीन और आर्मिन की गाड़ी की चाबियां गायब होती हैं और वे पीछे नहीं आ पाते। उसी समय माइनर्स बाहर आ जाते हैं, इसलिए वे दोनों भागने लगते हैं। बाकी लोग पहले ही डॉक्स पर पहुंच चुके होते हैं और फेलिक्स को पता चलता है कि उसने गलती से चाबियां अपनी जेब में रख ली थी। वह वापस जाकर मदद करना चाहता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे सबमरीन में जाने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि सूरज निकलने वाला होता है। कुछ ऑफिसर्स डिफेंस के लिए रुकते हैं
और तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जब वे आर्मिन और डीन का पीछा करते हुए माइनर्स को देखते हैं। ज्यादातर नरभक्षी मारे जाते हैं, लेकिन डीन गिर जाती है और एक नाबालिग उसे बंधक बना लेता है। उमुद अब भी बातचीत करने से इनकार करता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह काफी तेज नहीं होता और एक नाबालिग डीन की पीठ में छुरा घोंप देता है। उमुद उसे भी मार देता है। आर्मिन टूट जाता है और डीन के शरीर को पकड़ लेता है, जो उसकी बाहों में मर जाती है। वह उसे छोड़कर जाने से इनकार करता है, इसलिए ऑफिसर्स उसे बेहोश करके सबमरीन में खींच लेते हैं। सबमरीन में योना सभी को नॉर्वे जाने का आदेश देती है, जबकि उमुद आर्मिन की फाइल तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। कई कोशिशों के बाद वह पासवर्ड का अनुमान लगा लेता है और मिशन के आदेश ढूंढ लेता है। उसे पता चलता है कि उनसे झूठ बोला गया था। उन्हें बताया गया था कि वे नाटो के ड्रिल ऑर्डर पर हैं और आर्मिन की सबमरीन को संयोग से ढूंढा था, लेकिन यह सब पहले से प्लान किया गया था। आर्मिन हमेशा से जानता था कि वे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर हैं और उनका लक्ष्य डीन को बचाना था, क्योंकि उसे अंडरवाटर हैबिटेट की जानकारी थी। उमुद अनुमान लगाता है कि नाटो को इस आपदा के बारे में पहले से पता था और वे खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अचानक आर्मिन कमरे में घुसता है और जानबूझकर उमुद पर हमला करता है, एक रिएक्शन ढूंढने की कोशिश में। दूसरे ऑफिसर्स उसे पीछे खींच लेते हैं, जबकि वह चिल्लाता है कि वह चाहता है कि सब खत्म हो जाए। लेकिन उमुद उसे मारने के बजाय उसे लॉक करने का आदेश देता है। इसे देखकर फेलिक्स और रासीड्स की तैयारी पर काम करने से इनकार कर देते हैं, जब तक कि आर्मिन को रिहा नहीं किया जाता। लेकिन उमुद सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। जिस कमरे में उसे हथकड़ी लगी होती है, आर्मिन कुछ ऑफिसर्स को यह कहते सुनता है कि 2 टॉर्पीडो ट्यूब खाली हैं। इसी बीच अल्टन सैनिकों को सीड्स प्लान पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी इन अल्टरनेट मेथड्स को नहीं जानता। फेलिक्स आर्मिन से मिलने जाता है और उसे वह कहानी बताता है जो उमुद फैला रहा है। आर्मिन योना से बात करने की मांग करता है। जब वह आती है तो योना डीन के टैग्स निकालकर उसे देती है। आर्मिन फिर अपना थ्योरी शेयर करता है। पिछले दिन का ट्रिम, जिसे उमुद ने टेस्ट कहा था, वह गायब टॉर्पीडो थे। बोट का ट्रिम भी रिकैलिब्रेट किया गया था, जो बेमानी है। उसे लगता है कि उमुद ही इस पूरे मिशन को तबाह कर रहा है ताकि वह पावर हासिल कर सके। योना इसे मानने से इनकार करती है, इसलिए आर्मिन उससे उमुद को भेजने के लिए कहता है। जब उमुद आता है तो वह आर्मिन को रिहा कर देता है और उसे खाना भी देता है। आर्मिन अभी सहयोग नहीं करता, इसलिए उमुद गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और युद्ध के दौरान देखी गई सभी भयानक चीजों के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह उसकी दोहराई नहीं चाहता। आखिरकार आर्मिन एक डील ऑफर करता है। अगर उमुद चाहता है कि फेलिक्स और रास सीड्स पर काम करें, तो उमुद को केम और डीन की जगह 2 आदमी छोड़ने होंगे। पहले तो उमुद मना कर देता है, लेकिन जब आर्मिन गायब मिसाइल्स का जिक्र करता है तो वह उमुद को ब्लैकमेल करके डील मानने पर मजबूर कर देता है। हालांकि आर्मिन अचानक डील वापस ले लेता है और खुलासा करता है कि यह बातचीत पूरी सबमरीन में प्रसारित की गई है ताकि उमुद के असली रंग दिख सकें। ऑफिसर्स गुस्से में आ जाते हैं और योना उसे उसकी पोजीशन से हटा देती है। उमुद गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकालता है और चिल्लाता है कि उसने यह सब उनके लिए किया। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए उमुद बंदूक एक ऑफिसर को दे देता है और उसे चुनने के लिए कहता है कि किसे गोली मारनी है, आर्मिन या उमुद। ऑफिसर पागल हो जाता है क्योंकि वह नहीं जानता कि किस पर भरोसा करे, लेकिन आर्मिन करीब आता है और एक शक्तिशाली भाषण देता है जो उसे शांत करने में मदद करता है। उमुद के लॉक होने के बाद ट्रूप्स योना को अपना नया कमांडर मानते हैं। फिर चेलिक से कंप्यूटर में हैक करके आर्मिन के मैसेज के पीछे की सच्चाई जानने के लिए कहा जाता है। यह सबमरीन डीन का पीछा कर रही थी क्योंकि नाटो ने आर्मिन से टीम को सूरज की घटना से पहले बचाने के लिए कहा था। इंडियन ओशन में एक लोकेशन के कोड और एक फोन नंबर भी होते हैं। उसी समय वे नॉर्वे पहुंच जाते हैं, इसलिए सबमरीन सतह पर आती है। डीन के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए योना उस फोन नंबर को डायल करती है और पता चलता है कि डीन ने इसे अतीत में डायल किया था। जो व्यक्ति फोन उठाता है वह आर्मिन का पिता होता है, जो एक एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए है और कहीं छिपा हुआ है। वह स्वीकार करता है कि उसने डीन को एक फेक मिशन दिया था ताकि आर्मिन को बोर्ड पर लाया जा सके और उसे त्रासदी से बचाया जा सके। फिर वह फोन काट देता है।
एक सेल आमिन को बोलता है कि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स पे आए, क्योंकि वहां एक नया दुनिया है। एफआईआर आमिन सबको पूरी कहानी बताता है, कहता है कि उमट सही था। क्योंकि आमिन अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, वो सोचता है कि पहले सीड्स ले लें और प्लान बाद में बनाएंगे। चेलिक उमट से मिलने जाती है और सोचने लगती है कि उसे बाहर निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें एक तेज दिमाग चाहिए जो सरफेस पे सेल का मुकाबला कर सके। रा और एक ऑफिसर सीड्स ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें एक प्लेन मिलता है। ऑफिसर रा को छुपने के लिए बोलता है और खुद जाके देखता है। आमिन एक बिल्डिंग में घुसता है और देखता है कि एक आदमी गुण से दूसरे को धमका रहा है। इनटू द डार्क शो से कनेक्शन। जैसे ही वो आदमी आमिन को देखता है, ट्यूरेंट उस पे गोली चला देता है। धीरे धीरे बेहोश होता आमिन गिरने लगता है। सबमरीन में लोगों को पता चलता है कि एक मिसाइल लॉन्च हो चुकी है और सीधा उनकी तरफ आ रही है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।